नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 10th का जो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसकी जो एक्सरसाइज है 3.5 है ना, उसका पार्ट 2 है ये वीडियो है ना। मतलब हम इसमें फोर्थ क्वेश्चन जो है ना, फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन के कितने पार्ट्स हैं? 5 पार्ट्स हैं। इसके 5 पार्ट है ना, पार्ट 1, पार्ट 2, इस तरह से पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 है ना। मतलब 3.4 में ना 5 क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन के, है ना। तो इन 5 क्वेश्चन को हम इस वीडियो में टैकल करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं ज़रा, है ना। आप ऊपर देखिए, ऊपर क्वेश्चन लगा होगा, आप उसे पढ़ें, समझें, है ना। क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो ज़्यादातर क्वेश्चंस को आप यूँ ही सॉल्व कर सकते हैं। मतलब क्वेश्चन समझना, को क्वेश्चन में कह क्या रहा आपसे, क्वेश्चंस में आपको फाइंड क्या करना है ना, ये बहुत ज़रूरी है आप उसको समझ जाए क्वेश्चन पढ़ के, है ना। चलिए आप पढ़िए वैसे। A part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When student A take food for 20 days and C has to pay 1000 as hostel charges, whereas a student B who take food for 26 days pay rupees 1180 rupees as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. Okay. तो क्वेश्चन मैं आपको समझाऊं तो क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा कि एक हॉस्टल है ना, एक हॉस्टल है, क्लियर। उस हॉस्टल में 2 तरह के चार्ज हैं, एक है फिक्स चार्ज, है ना, और एक है पर डे चार्ज, पर डे, है ना, चार्ज पर डे। और ये किसके लिए है? फूड के लिए है ना। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में एक हॉस्टल है, उसमें 2 तरह के चार्जेस लग रहे हैं। एक है फिक्स चार्जेस, वो मंथली है ना, और एक चार्ज है पर डे के हिसाब से, है ना। आप समझते हैं क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि जब आप हॉस्टल में रहते हो तो उसमें से मंथली जो चार्ज है, आपको हॉस्टल में रहने के लिए आपको मंथली जो चार्ज देना है वो फिक्स है, वो आपको इतना रुपया देना है मंथली में। बाकी अगर आप मेस में जाते हो, है ना, मेस में मतलब अगर वहाँ मेस में खाना प्राप्त होगा, वहाँ से आपको भोजन प्राप्त होगा, फूड प्राप्त होगा। अगर मेस में जाते हो और खाना खाते हो रोज़, है ना, तो उसका चार्ज अलग से लगेगा और पर डे के हिसाब से चार्ज है ना। कि एक हॉस्टल है, उसमें 2 तरह का चार्ज लिया जा रहा है, एक है फिक्स चार्जेस और एक है चार्ज पर डे के हिसाब से, है ना। जो फिक्स चार्जेस है वो मंथली चार्जेस है। तो इतना तो अगर हॉस्टल में आप स्टे कर रहे हो, रुक रहे हो हॉस्टल में, तो आपको फिक्स चार्जेस तो देना ही है ना। और अगर आप मेज़ में जाते हो, है ना, मेस में जाते हो और खाना खाते हो वहाँ पे, मतलब कुछ होगा ना वहाँ पे हॉस्टल के अंदर खाने का इंतज़ाम, वहाँ जाते हो आप, उसको मेस बोला गया, वहाँ जाते हो और आप खाना खाते हो, तो वहाँ पर डे के हिसाब से आपको लगेगा कि आप 1 दिन गए खाना खाया तो आप उसको पर डे, 2 दिन गए तो उसके लिए पर डे के हिसाब से लगेगा। ये तो देना ही है सब, ये तो फिक्स है, आपको देना ही है। बाकी अगर आप मेस में खाना खाते हो तो पर डे के हिसाब से चार्ज कटेगा, और आप अगर खाना वहाँ नहीं खाते हो तो आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। एक यहाँ स्टूडेंट है ए, है ना, हॉस्टल में जो स्टे कर रही है स्टूडेंट ए है ना। स्टूडेंट ए क्या करती है? टेक फूड फॉर 20 डेज। स्टूडेंट ए है, वो 20 डेज फूड प्राप्त करती है, कहाँ से? मेस से, है ना। स्टूडेंट ए है, वो 20 डेज, मतलब स्टूडेंट ए है, हॉस्टल में तो रह ही रही है ना, हॉस्टल में तो रह ही रही है, मतलब उसको ये चार्ज तो देना ही है, फिक्स चार्जेस तो देना ही है। और साथ में वो मेस में खाना खा रही है 20 दिनों के लिए, तो कितना देती है पैसा? 1000 रुपया, 1000 रुपीज़ पे करती है। और एक स्टूडेंट बी है, वो 26 दिन तक मेस में खाना खाती है ना, 26 दिनों तक खाना खाती है, और उसको कितना पे करना पड़ रहा? 1180 रुपीज़, इतना पे करना पड़ रहा है। समझे बात? ये आपका क्वेश्चन है कि एक हॉस्टल है, उसमें 2 तरह के चार्जेस हैं, एक है फिक्स चार्जेस, एक है चार्ज पर डे, और वो किसके लिए है? फूड के लिए है। आप अगर हॉस्टल में रुक रहे हो तो फिक्स चार्जेस है मंथली का, वो तो आपको देना है। और साथ में अगर आप मेस में जाके खाना खाते हो तो उसको पर डे के हिसाब से, कि अगर आज आपने खाना खाया तो इतना रुपया देना पड़ेगा, कल खाओगे तो उतना, मतलब पर डे के हिसाब से आपका खाना है। स्टूडेंट ए है ना, स्टूडेंट ए है,
क्या करता है वो, होटल में तो रह ही रहा है ना। अब जाहिर सी बात है, होटल के मेस में खाना खा रहा तो रह ही रहा होगा ना, वो तो देना ही है उसको, फिक्स चार्ज ये तो देना ही है उसे। वो 20 दिनों तक कहाँ खाना खाता है, मेस में खाना खाता है। एक स्टूडेंट ए है जो हॉस्टल का जो मेस है उसमें 20 डेज खाना खाता है यहाँ पे, है ना। और उसको कितना टोटल पैसा, ये भी और ये भी मिलाकर कितना देना पड़ रहा है, 1000 रुपये देना पड़ रहा है। और स्टूडेंट बी है वो 26 दिनों तक रहता है, कहाँ रहता है, हॉस्टल में, और 26 दिनों तक खाना खाता है यहाँ पे, तो उसको इतना देना पड़ रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा कि भाई फिक्स जो फिक्स चार्ज है और जो चार्ज पर डे है वो कितना है, कि हम फिक्स चार्जेज जो मंथली है वो कितना है, और अगर आप खाना खा रहे हो पर डे के हिसाब से उसका चार्ज कितना है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलो तो मैं फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, है ना। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई डाउट हो तो कमेंट करना आप, है ना। ठीक है, चलो हम यहाँ पे लेट करेंगे, हम बोलेंगे माना लेट फिक्स्ड मंथली चार्जेस इक्वल टू ₹X, जो फिक्स मंथली चार्जेस है उसको मैंने बोल दिया X, एंड चार्ज कॉस्ट ऑफ फूड इन मेस इक्वल टू Y रुपीज़ Y पर डे, है ना, पर डे। उम्मीद है आपको ये स्टेटमेंट समझ में आया होगा और मेरी राइटिंग भी समझ में आई होगी, है ना। लेट फिक्स्ड मंथली चार्जेस इक्वल टू X रुपीज़, मतलब आप हॉस्टल में रह रहे हो तो फिक्स मंथली चार्जेस इतना रुपया है, और अगर आप कॉस्ट ऑफ फूड, है ना, खाना जो खाते हो कहाँ पे, मेस में, तो उसका चार्ज क्या है, Y रुपीज़ पर डे। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा कि भाई स्टूडेंट ए है, कौन है, स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज एंड फिर ऐसा ना, स्टूडेंट ए टेक फूड फॉर 20 डेज एंड पे, है ना, स्टूडेंट ए टेक फूड फॉर 20 डेज एंड पेज, है ना, पेज कितनी रुपीज़, 1000 रुपीज़, है ना। स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज एंड पेज 1000 रुपीज़, है ना। जो स्टूडेंट है ना ए है वो कितने दिन तक, 20 डेज तक भोजन प्राप्त करती है, और कितना पे करती है, 1000 रुपीज़, है ना, टोटल पे, है ना। तो देखो स्टूडेंट ए अगर हॉस्टल में रहती है और उसमें से वो 20 दिन खाना खाती है, कहाँ पे, मेस में से खाना खाती है, तो मुझे बताओ उसको ये खाना देना, ये पैसा देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये फिक्स है, ये तो देना ही आपको, है ना, ये तो आपको देना ही है। अच्छा, उसके बाद 20 डेज वो भोजन प्राप्त करती है मेस से, तो अगर एक दिन का प्राइस, एक दिन का कॉस्ट खाने का अगर Y रुपीज़ है तो 20 दिनों का कितना हो जाएगा, 20Y। नहीं समझ रहे हो, अगर स्टूडेंट ए 20 दिनों तक खाना प्राप्त करती है, कहाँ से, है ना, इसको मिटा देंगे अभी, है ये हमारा समझने, ये मिटाएंगे अभी, है ना। स्टूडेंट ए 20 दिनों तक खाना प्राप्त करती है मेस से, तो उसको ये फिक्स प्राइस देना ही है ना उसको, ये तो प्राइस देना है, तो मैंने लिखा। और साथ में 20 दिनों तक खाना प्राप्त करती है, अगर एक दिन के लिए खाना कितना है, कितने रुपए का है, बोलो, पर डे का मतलब क्या हुआ, हर एक दिन के लिए, तो एक दिन के लिए कितना है Y, तो 20 दिनों के लिए कितना हो जाएगा, 20Y, है ना। और इसका जब सम करते हो तो ये टोटल पैसा हुआ ना, कितना हो जाता है, 1000 रुपये। ये है नहीं, बताओ कोई दिक्कत है तो, है ना, कोई दिक्कत है कहीं बताओ। अच्छा नहीं है ना, चलो आगे क्या कह रहा था, एंड स्टूडेंट बी टेक फूड फॉर 26 डेज ना, 26 डेज भोजन प्राप्त करती है, एंड पेड ऐसे लिख दो, है ना, कितना
1180 रुपीज़, है ना। जो स्टूडेंट बी है वो 26 दिन खाना प्राप्त करती है मेस से, और कितना पैसा देती है ना, कितना पैसा देती है, 1180 रुपीज़ देती है ना। पेड लिख दो, बेहतर रहेगा, है ना, कि स्टूडेंट बी 26 दिन फूड लेती है, खाती है कहाँ से, मेस से, और कितना पे करती है, करता है 1180 रुपीज़। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देन हम लिख सकते हैं कि भाई उसको एक्स रुपीज़ तो देने ही है, ये पैसा तो देना ही है। बोलो देना ही नहीं देना, बिल्कुल देना पड़ेगा उसे, ये पैसा तो उसको देना ही पड़ेगा, है ना। और साथ में वो 26 दिनों तक खाना खाती है, तो एक दिन का पैसा कितना है, वाई रुपीज़, तो 26 दिनों का कितना हो जाएगा, 26 वाई होगा, नहीं होगा, 26 वाई हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 26 वाई, और किसके इक्वल हो जाएगा ये, इसके इक्वल, क्योंकि टोटल पैसा इतना ही तो देती हो। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड, है ना, आप जिस मेथड से आप उचित समझे, आपको इजी लगे, उस मेथड से आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो। और यहाँ से जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी, इसकी जरूरत नहीं है, मैंने समझाने के लिए लिखा था आपको, है ना। ये लिखना बेसिकली आपका फेयर काम है। अब यहाँ लिखेंगे हम इन दोनों इक्वेशंस को हम बेसिकली सॉल्व करेंगे, है ना। तो यहाँ बोलेंगे लेट नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। अच्छा, मैंने एलिमिनेशन मेथड क्यों चूज़ किया, क्योंकि मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चंस पे जो ऑलरेडी इक्वल है ना, उसमें एलिमिनेशन मेथड इजी होता है ना। मुझे बहुत पसंद है एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से बहुत सिंपली सॉल्व हो जाता है। जैसे ये देखते हैं ना, ये तो देखो हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड, है ना। अगर आपको एलिमिनेशन मेथड नहीं आता है और डायरेक्ट यहाँ पे आए हो तो प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे इसका सेपरेटेड वीडियो है, इसी का नहीं, एलिमिनेशन का नहीं, जितने भी मेथड हैं इस 3rd चैप्टर में आपके, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, एलिमिनेशन मेथड हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो, ग्राफिकल मेथड हो, सब बताया गया आपको, है ना। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो डाले हुए हैं आपके। चलिए, इक्वेशन नंबर 1 है आपका x + 20y = 1000, इक्वेशन नंबर 1, और x + 26y = 1180, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमें x और y की वैल्यू बतानी है। और बेसिकली x और y वैल्यू, x आ जाएगा तो हमारा मंथली चार्ज आ गया, और y आ गया तो हमारा क्या आ गया, मेस जो खाने का चार्ज है पर डे की, वो आ जाएगा। हम साइन चेंज कर देंगे, ऑलरेडी इक्वल है ना, वरना हमें इक्वल करना पड़ता, लेकिन ये ऑलरेडी इक्वल है तो हम सीधा साइन चेंज कर दिया, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया। देखो ये दोनों क्या बना लेंगे, माइनस का, देखो पहली बात माइनस ज़्यादा है ना, तो माइनस साइन आना है, और 20 में से 26 को माइनस नहीं कर सकते, तो 26 में से 20 को माइनस करेंगे 6y = इसमें से इसको माइनस करोगे 180, और साइन किसका लोगे, माइनस का, क्योंकि माइनस ज़्यादा है। नहीं समझे कि देखो ना, ये 20 है और माइनस का 26 है, साथ में y भी है ना, तो 20y माइनस का 26y। अब जाहिर सी बात है ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो 20y में से मेरे को 26y को माइनस करना है, जो संभव नहीं है, तो मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, है ना। ऐसा समझो ना कि 20y में से आपको माइनस करना है 26y को, लेकिन ये संभव कहाँ है, हम कैसे माइनस कर सकते हैं, छोटी चीज़, ये छोटा है ना, नहीं माइनस कर सकते, छोटा है और ये बड़ा है, ये स्मॉलर है, ये ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो 26 में से 20 गया 6y, और साइन किसका लेंगे, माइनस का, तो क्या गया, माइनस का 6y, और ऐसे ही दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, माइनस का 180, -6 को अपॉन में भेज दो, तो y = कितना आ गया, माइनस का 180 अपॉन का माइनस का 6, और ये कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस काट दो, 6 से 180 को काट दो, कितना आ जाएगा, 30 रुपया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 30 कितनी आ गई, 30 वैल्यू आ गई y की, है ना। चलो हमने y की वैल्यू निकाल लिया ना, उम्मीद है आपको नीचे दिख रहा होगा, हाँ दिखा है आपको। चलिए आगे देखिए, आगे हम क्या कर सकते हैं, आगे मैं क्या करूँगा, इस जो y की वैल्यू मेरे पास कितना आया, y की वैल्यू मेरे पास कितना आया, 30 आया ना, आया नहीं आया, बिल्कुल आया। y की वैल्यू मेरे पास 30 आया। इस y की वैल्यू ना, इस y की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 या 2 कहीं भी रख दूंगा, मैं यहाँ रख दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। मैं क्या करूँगा, बोलूँगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन
इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में ना इस y की प्लेस पे मैं रख दूंगा 30। तो देखो x ऐसे ही रहेगा प्लस 20 भी ऐसे ही रहेगा और y की प्लेस में मैं क्या रख रहा हूँ 30। देखो इक्वल टू 1000 इक्वल टू 1000। अब देखो x रखा ऐसे ही, 20 की मल्टीप्लाई 30 के साथ करो तो कितना आएगा 2 3 जा 6 और 2 जीरो है लगा दो 0 है ना 1000। मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दिया ना 6000 आ गया। अच्छा यहाँ इक्वल टू का निशान है, लगाओ यहाँ इक्वल टू का निशान। 600 को भेज दो इधर तो x हाँ तो 20 की मल्टीप्लाई 30 के साथ करा 600 और 600 को हम इधर भेज देंगे तो 1000 माइनस का 600 तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 400 आ गई। तो हमारे पास जो फिक्स चार्जेस हम यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे ना फिक्स्ड मंथली चार्जेस ऑफ हॉस्टल इक्वल टू कितना 400 रुपीज़, क्योंकि हमने x बोला था ना फिक्स मंथली चार्जेस को, है ना। कॉस्ट ऑफ फूड इक्वल टू कॉस्ट ऑफ फूड कितना हो गया 30 रुपीज़ पर डे, 30 रुपीज़ पर डे, है ना। कि फिक्स अगर आप हॉस्टल में स्टे कर रहे हो तो 400 रुपीज़ मंथली देना है और अगर हॉस्टल मेज़ में जाकर आप खाना खाते हो तो हर एक दिन का 30 रुपये देना है। आज का 30 रुपया, कल का भी 30, है ना। इस तरह से आपको पे करना है। क्लियर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, है ना। सेकंड क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है ना, आप उसे पढ़ें और समझें। A fraction became 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it's became 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. ठीक है, तो आप क्वेश्चन पढ़ पा रहे होंगे, मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन आपसे कह रहा कि एक फ्रैक्शन है ना, एक फ्रैक्शन है, फिलहाल मैं उसको x/y मान लेता हूँ, ठीक है, x/y, है ना। ये फ्रैक्शन x/y। इस फ्रैक्शन में जब आप इस फ्रैक्शन के ऊपर, आपको पता ही होगा इसको हम क्या बोलते हैं, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, है ना, और इसको क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, है ना, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, है ना, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, है ना। ये हमारे पास फ्रैक्शन है। अभी कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है, उसको मैंने मान लिया x/y। इस फ्रैक्शन के, है ना, न्यूमरेटर में से 1 आप सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे ना, मुझे बुक से देखना पड़ता है ना। जब आप फ्रैक्शन में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो ये किसके इक्वल हो जा रहा है, क्या बन जा रहा है ये 1/3, ये लिखा हुआ ना, देखो ना। अब फ्रैक्शन बिकेम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम न्यूमरेटर। जब आप न्यूमरेटर में से आप 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो ये किसके इक्वल हो जा रहा है 1/3 के इक्वल हो जा रहा, ठीक। एंड आगे क्या कह रहा है आपसे, आगे कह रहा कि अगर आप डिनोमिनेटर में, इसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में आप 8 को प्लस कर दो, क्या करो, आप 8 को प्लस करो। जब आप फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में आप 8 को प्लस कर देते हो तो ये किसके बराबर हो जा रहा, बताओ, ये बराबर हो जा रहा 1/4 के, है ना। तो बोल रहा कि बताओ ये फ्रैक्शन है कितना, ये कौन सा फ्रैक्शन है, कैसा फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर में 1 माइनस कर दो तो किसके इक्वल हो जा रहा 1/3 के, और जब डिनोमिनेटर में 8 प्लस कर दे रहे हो तो 1/4 के बराबर हो जा रहा। तो बताओ फ्रैक्शन कौन सा है ना। ये क्वेश्चन आपका है, और ऐसे हमने 2-3 क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखे हैं, है ना, किए हुए ना हमने। चलो, तो इसके लिए आपको क्या करना, क्या है यहाँ पे करना, ये है आपको यहाँ सॉल्यूशन में लिखना है ना, लेट फ्रैक्शन इज या फिर लेट फ्रैक्शन इक्वल टू x/y वेयर x इज न्यूमरेटर एंड y is denominator where y is denominator, है ना। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा, बताओ। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा कि जो फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में से, अंश में से आप कितना माइनस करो, 1 माइनस कर दो,
कितना माइनस कर दो, जब आप फ्रैक्शन जो है हमारे पास उसमें से, फ्रैक्शन में से क्या करो, 1 को माइनस करो, 1 को माइनस, किसको माइनस करो, 1 को माइनस कर दो, मैंने कर दिया 1 को माइनस। तो किसके इक्वल हो जा रहा है ये, 1/3 के इक्वल हो जा रहा। जब आप फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में से 1 को माइनस कर देते हो तो फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जा रहा है, 1/3 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो देखो 3x - 1 = y × 1, है ना। सिंप्लीफाई करो, x की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे 3x, 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे -3, और y की मल्टीप्लाई y के साथ करोगे, मतलब y की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो y, है ना। y को भेज दो इधर, तो 3x - y = 3 को भेज दो इधर। बोल देखो इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको क्या बोलो, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। एंड आगे क्या कह रहा था हमसे, एंड आगे क्या कह रहा था कि जब इसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 8 प्लस कर दोगे, कितना प्लस कर दोगे, 8 प्लस कर दोगे, तो किसके इक्वल हो जा रहा है ये, बताओ, ये हो जा रहा है 1/4 के इक्वल, है ना। ये तो कह रहा है कि जब फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1 माइनस करते हो तो 1/3 के इक्वल हो जा रहा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, y की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो y की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे y, और 3 की मल्टीप्लाई x के साथ करोगे 3x, और 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे, 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे 3, y को भेज दो उधर, और 3 को भेजो इधर, ये माइनस का है, इधर आके प्लस का, और ये प्लस का है, उधर जाके माइनस का, तो 3x - y = 3, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या कह रहा था आपसे कि जब इसी फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है उसमें 8 प्लस कर दोगे, कितना प्लस कर दोगे आप, 8 प्लस कर दोगे, तो किसके इक्वल हो जा रहा, 1/4 के इक्वल हो जा रहा, है ना। तो ठीक है, हमने बोल दिया 1/4 के इक्वल हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, देखो, तो 4 की मल्टीप्लाई x के साथ करोगे 4x, और y + 8 की मल्टीप्लाई आपको 1 के साथ करना है, तो 4x ऐसे रखो, और y की मल्टीप्लाई 1 के साथ करो, y + 8, है ना। इसमें कोई दिक्कत है, दिक्कत ये है कि आपको दिखा नहीं होगा ये। चलिए आगे लिखते हैं। हाँ, तो 4x, ये 4x हो गया, और 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो y + 8 ही रहना है, नहीं रहना है, बिल्कुल रहना है। अब y को भेज दो उधर, तो क्या हो जाएगा, 4x - y = 8, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है। तो 1 क्या है, 3x - y = 3, और 4x - y = 8। साइन चेंज करो, देखो ऑलरेडी ये दोनों इक्वल हैं, एलिमिनेशन से सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ऑलरेडी ये इक्वल है। आपको एलिमिनेशन मेथड नहीं आता है तो प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे वीडियो बनी हुई है, देखो उसे। देखो ये प्लस का है, माइनस का करो, ये माइनस का है, प्लस का करो, ये प्लस का है, माइनस का करो। इससे क्या हुआ, इससे ये ऑलरेडी बराबर है और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कैंसिल आउट हो गए। देखो 3x माइनस का 4x कितना आ जाएगा, माइनस का x। अभी कैसे आएगा, कुछ बच्चों को तो ये समझ में नहीं आया होगा। देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, मतलब 4 में से 3 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, x ही तो आएगा, 1x आएगा, और 1 लिखने की यहाँ ज़रूरत है नहीं, और माइनस ज़्यादा है तो माइनस लिख लिया हमने, ग्रेटर नंबर है ना ये वाला, तो माइनस का साइन लोगे। ये देखो 3 में से हमें 8 को माइनस करना है, तो 3 में से 8 माइनस होगा नहीं ना, तो 8 में से 3 को माइनस करो तो 5 आएगा, और साइन लो माइनस का, क्योंकि माइनस ज़्यादा है, और माइनस से माइनस को कैंसिल आउट कर दो, तो x = क्या आ गया, 5। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5। अब एक काम करो, x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। चलो यहाँ लिखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x की प्लेस पे क्या रखो, 5, ये ना इक्वेशन नंबर 1 रखो। देखो 3x, x की प्लेस पे क्या रखना है, 5 रख दिया मैंने, देखो, और माइनस का y = 3, 3 5 जा 15, ये मल्टीप्लाई में है ना, माइनस का y = 3, 15 को भेजो इधर, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ कर रहा हूँ मैं, 15 को भेजो इधर, तो माइनस y = 3 यहीं रखो, 15 को भेजो इधर, तो माइनस का 15, माइनस y = माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y = 12, y = आ गया 12। बताओ कोई दिक्कत है, लेकिन ना हमें x की वैल्यू बतानी है, ना हमें y की वैल्यू बतानी है, हमें क्या बताना है, फ्रैक्शन बताना कि फ्रैक्शन कितना है ना। तो y की वैल्यू हमारे पास 12 आ गया, यहाँ लिख दूँ, है ना, देखो ना y की वैल्यू तो हमारे पास 12 आ गया, y की वैल्यू कितना आ गया, 12।
ये लिख दिया मैंने। हमें बताना है फ्रैक्शन, हैंस यहाँ लिख दोगे, लास्ट वाली लाइन है, यहाँ लिखता हूँ, स्पेस नहीं है, यहाँ लिख देते हैं। हैंस रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू कितना था, x अपन y था, x की वैल्यू बताओ कितनी आई 5 और y की वैल्यू कितनी आई 12। देखो ये हमारा आंसर हो गया, है ना। समझे बात कि अगर मैं x में 1 माइनस कर दूंगा ना तो क्या हो जाएगा, देखो ना 5 में 1 माइनस कर दोगे तो 4/12 और कितना हो जा रहा है ये 1/3। देखो हो जा रहा ना कि जब आप इसमें 1 माइनस कर रहे हो, देखो ना हमारे पास फ्रैक्शन क्या है 5/12 है ना, तो आप इसमें 1 माइनस करो तो 5 में से 1 गया 4/12 और 4 3 जा 12, ऊपर क्या बचा 1/3, तो क्या बन गया 1/3 बन गया। और जब आप फ्रैक्शन में, हमारे पास फ्रैक्शन क्या है 5/12, फ्रैक्शन में आप क्या ऐड करते हो 8 जो है ना ऐड कर दो, 8 ऐड कर दिया। अब देखो क्या हो जा रहा है 5/12 + 8 कितना होता है 20 और 4 5 जा 20, तो कितना हो जा रहा 1/4 हो जा रहा। देखो ये तो कह रहा था, तो हमने वो फ्रैक्शन निकाल लिया, ये हमारा आंसर है ना। ये तो मैंने समझाया आपको ना, ये हमारा, आप क्या नोट करोगे, है ना, आप कॉपी में आप ये नोट करोगे, है ना। ये आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले सकते हो, हट गया हूँ मैं, है ना। ये हमारा आंसर है 5/12, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, आप उसको देखिए। यस स्कोर्ड 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer, है ना। Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks have been deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. How many questions were there in a test? Okay, तो ये क्वेश्चन है आपका कि भाई साहब हैं, छात्र हैं हमारे, है ना। यस, इन्होंने क्या करा है, इन्होंने टेस्ट दिया तो इनको जो मार्क्स प्राप्त हुए वो कितने हुए 40 मार्क्स, है ना। ये भाई साहब हैं, है ना। यस, इनको एक टेस्ट हुआ जब, तो कितना मार्क्स इन्होंने प्राप्त हुआ, इनको 40 मार्क्स प्राप्त हुआ इनको, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है आपसे कि ये मार्क्स कैसे प्राप्त हुआ, है ना। जितने भी क्वेश्चंस थे हमें नहीं पता, हमें फाइंड करना है कि इतने क्वेश्चंस थे, है ना। हमें ये पता है कि एक एग्ज़ाम हुआ, है ना, उसमें इस भाई साहब को 40 मार्क्स हमें प्राप्त हो गए उनको। और कैसे प्राप्त हुआ, ऐसे प्राप्त हुआ कि मतलब टेस्ट का पैटर्न क्या था, जो पेपर हुआ उसका पैटर्न क्या था कि अगर आप सही क्वेश्चन सही के लिए राइट आंसर के लिए राइट आंसर करते हो, है ना, तो आपको 3 मार्क्स प्राप्त होते हैं, है ना। और अगर आप रॉन्ग आंसर करते हो, तो आपको 1 मार्क्स डिडक्ट होता है। क्या होता है 1 मार्क्स डिडक्ट, है ना, मतलब काट लिया जाएगा और ये ऑब्टेन होगा, है ना। कि अगर टेस्ट का पैटर्न है एक तरह से ना, होता नहीं आजकल कंपटीशन एग्जाम जो होते हैं MCQ होता है ज़्यादातर में, है ना, CDS वगैरह में, तो इनको 40 मार्क्स प्राप्त हुआ। अगर ये सही आंसर करते हैं तो इनको 3 मार्क्स मिलता है और गलत आंसर करते हैं तो 1 मार्क्स कट जाता है। तो इन्होंने 40 मार्क्स इनको प्राप्त हुए। और आगे कह रहा हाँ कि और पैटर्न कैसा था कि अगर उन्हें कुछ क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चंस होंगे ना कुछ, हमें नहीं पता कितने क्वेश्चंस थे, उनमें अगर उन्होंने है ना, कितने मार्क्स मिले इसे 40 मार्क्स मिले। हर एक राइट आंसर के लिए कितना मार्क्स मिल रहा है 3 मार्क्स मिल रहा है, और गलत आंसर के लिए 1 मार्क्स कट जा रहा है ना। इस तरह का पैटर्न में वो कितना मार्क्स लाता है 40 मार्क्स, है ना। क्लियर है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है आपसे कि अगर इफ, है ना, एक कंडीशन लग गया कि हैड 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks। अच्छा, अगर एग्जाम का पैटर्न ये है ना कि अगर राइट आंसर करते हो तो 3 मार्क्स मिलेगा, रॉन्ग आंसर करते हो तो 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। अब आपसे कह रहा कि अगर आप राइट आंसर करते हो, अगर ऐसा होता पेपर में,
अगर पेपर का पैटर्न ऐसा होता कि अगर राइट आंसर करते हो तो आपको कितना मार्क्स मिले, 4 मार्क्स, है ना, ऑब्टेन करो आप। और अगर रॉन्ग आंसर करते हो, है ना, तो आपके 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाए। क्या हो जाए, डिडक्ट, है ना। देखो एक एग्ज़ाम हुआ, एक पेपर हुआ, ये भाई साहब गए पेपर देने, है ना। पैटर्न कैसा है कि अगर सही आंसर करते हो तो 3 मार्क्स मिलता है, गलत आंसर करते हो तो 1 मार्क्स कट जाता है ना। और फिर वो इसमें स्कोर कितना करते हैं भाई साहब, 40 मार्क्स स्कोर किया इन्होंने, है ना। आगे कह रहा कि अगर ऐसा हुआ होता, है ना, इफ़, है ना, अगर ऐसा हुआ होता कि अगर पेपर क्वेश्चन उतने ही रहे, लेकिन अगर सही आंसर के लिए 4 मार्क्स मिला होता और गलत आंसर के लिए 2 मार्क्स कटे होते, तो उनको कितना मार्क्स ऑब्टेन करते भाई साहब, ये कितना मार्क्स ऑब्टेन करते हैं, 50 मार्क्स, है ना। तो हमसे बोला जा रहा है कि भाई जो एग्जामिनेशन हुआ, ये जो एग्ज़ाम हुआ ये, है ना, इसमें कितने क्वेश्चंस थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, ये पूछा जा रहा है हमसे। कि जब एक एग्ज़ाम हुआ, है ना, उसका पैटर्न कैसा है कि अगर सही आंसर करते हो तो 3 मार्क्स मिलता है ना, गलत आंसर करते हो तो 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है, कट जाता है। ऐसे एग्ज़ाम को इन भाई साहब ने दिया और इनके मार्क्स आते हैं, कितने मार्क्स आते हैं, 40 मार्क्स। अगर एग्ज़ाम का पैटर्न ऐसा होता, कैसा, ऐसा मतलब अगर राइट आंसर के लिए उनको 4 मार्क्स मिलता और रॉन्ग आंसर के लिए अगर 2 मार्क्स मिलता, तो कितना प्राप्त होता उनको, इनको, यस भाई साहब को, तो कितना प्राप्त होता, 50 मार्क्स। तो हमसे पूछ रहा है कि क्वेश्चंस कितने थे, एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चंस थे, जिस ना जो एग्ज़ाम दिया इन्होंने, जिसमें 40 मार्क्स लाए, जिसमें सही आंसर के लिए 3 मार्क्स मिलता है और गलत आंसर के लिए 1 मार्क्स मिलता है, कटता है। और अगर ऐसा होता है ना, तो इस एग्ज़ाम में बेसिकली जो एग्ज़ाम दिया भाई ने, है ना, हमारे भाई ने, ये भाई साहब है ना, इन्होंने, तो क्वेश्चंस कितने थे, है ना, ये हमसे पूछा जा रहा है। क्लियर है ना। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बेसिकली सिर्फ एक क्वेश्चन था, आप अगर क्वेश्चन समझ गए होंगे तो आंसर सॉल्यूशन, है ना, समझने में दिक्कत तो होगी नहीं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए इसको करेंगे कैसे, देखते हैं। इसको मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ये समझाने के लिए था आपको, है ना, और उम्मीद है समझ में आया भी होगा आपको। हम यहाँ बोलेंगे let number of questions, let number of questions let number of questions let number of questions which are let number of questions which are, फिर ऐसे लिखो इसको, number of questions done right by number of questions done right by, yes,
Let number of questions divided by number of questions divided by चलिए देखिए ऐसे लिखिए इसे, लेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, लेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना, लेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कोमा आंसर्ड राइट बाय यस, है ना। हमने क्या बोला कि उन क्वेश्चनों की संख्या, उन प्रश्नों की संख्या जिनका आंसर सही दिया गया है वो कितने हैं, x। समझे बात। लेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर राइट बाय यस इज x एंड number of questions answered wrong by yes equal to y, है ना। कि ऐसे क्वेश्चंस की संख्या कितनी होगी जिस जो सही आंसर किया गया वो x है, और गलत ऐसे क्वेश्चन की संख्या जिसने जो क्वेश्चंस गलत हो गए वो कितनी है, y। तो मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे, टोटल क्वेश्चंस, है ना। टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए, x + y हुए ना, है ना। कि ऐसे क्वेश्चंस जो सही है, या अरे भाई तुम एग्जाम दे रहे हो और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो वो क्वेश्चंस या तो सही होंगे या गलत होंगे। तो सही वाले क्वेश्चंस कितने हैं, जिसके आंसर सही हैं वो कितने हैं, x है, और जिनके आंसर गलत हैं वो कितने हैं, y है। तो टोटल कितना होगा, ये टोटल क्वेश्चन ही तो होगा। तो टोटल क्वेश्चन कितना हो गया, x + y हो गया, हमें ये निकालना है ना। अब समझो बात कि जो यस भाई साहब हैं इन्होंने x क्वेश्चन सही करा है ना, और इतने क्वेश्चंस गलत करे हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि अगर हर एक सही के लिए, ये है ना सही, हर एक सही के लिए उनको कितना मार्क्स मिलता है, 3 मार्क्स। हर एक सही आंसर के लिए कितना मार्क्स मिलता है, 3 मार्क्स। तो उसने कितना सही क्वेश्चंस करा, आंसर करा x, तो कितना मार्क्स मिला होगा, देखो ना। फॉर ईच राइट आंसर या करेक्ट आंसर, फॉर ईच करेक्ट आंसर, है ना, यस obtained 3 marks, and for each wrong answer, 1 marks is deducted, है ना। कि फॉर ईच करेक्ट आंसर, अगर यस जो ऑब्टेन करता है 3 मार्क्स, एंड फॉर ईच रॉन्ग आंसर 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है ना। 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है, 1 मार्क्स। फॉर ईच करेक्ट आंसर यस ऑब्टेन 3 मार्क्स एंड फॉर ईच रॉन्ग आंसर 1 मार्क्स वॉज डिडक्टेड, है ना। यहाँ आवाज लिखो, वॉज डिडक्टेड, है ना। हर एक सही आंसर के लिए 3 मार्क्स उसको मिलता है, और हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क्स डिडक्ट होता है ना। देन हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, देखो उसने कितने सही आंसर करे हैं, x सही आंसर करे हैं, तो कितना मार्क्स मिला होगा, 3x मिला होगा, नहीं होगा। उसने सही आंसर कितने करे हैं, x आंसर करे हैं सही, x जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर यस ने सही करे हैं, तो कितने मार्क्स मिले उसको, हर एक सही के लिए कितना मिल रहा है, x मार्क्स मिल रहा है। तो टोटल कितने हैं, कितने सही करे उसने, x, तो कितना मार्क्स मिलेगा, 3x। अच्छा, उसने कितने गलत करे, y, और कितने मार्क्स कट रहे हैं, 1। तो कितने मार्क्स कटे होंगे उसके, अगर एक गलत आंसर के लिए 1 मार्क्स कटता है, तो y गलत के लिए कितना मार्क्स कटेगा, ये तो कटेगा मतलब माइनस होगा, है ना। और ये कितना आता है, 40 मार्क्स, है ना। कि अगर वो
हर एक सही आंसर के लिए 1 मार्क्स ऑब्टेन करता है एंड हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क्स क्या करता है, डिडक्ट होता है उसका। तो उसको कितना मार्क्स मिलता है, 40 मार्क्स मिलता है। टोटल उसने आंसर सही कितने करे हैं, x करे हैं। तो अगर 1 मार्क्स के लिए 3 मार्क्स, अगर एक क्वेश्चन के लिए अगर सही करता है तो 3 मिलता है। तो उसने x सही करे हैं तो कितना मार्क्स मिला होगा, 3x नहीं मिला होगा, बिल्कुल मिला होगा। और एक गलत आंसर के लिए कितना कटता है, 1। तो y गलत के लिए कितना कटेगा, 1 × y। अब ये तो मिला तुम्हें और ये कट रहा है तो माइनस ही तो करोगे। और ये कितना प्राप्त हो रहा है, टोटल 40। इसको सिंप्लीफाई कर लो आगे, 3x - y = 40। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, है ना। एंड आगे क्या कह रहा है आपसे कि अगर हर एक करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिले होते, 4 मार्क्स मिले होते, और हर एक रॉन्ग आंसर के लिए आपको 2 मार्क्स डिडक्ट हुए होते, तो आपको कितना मार्क्स मिला होता, आपको किसको, इधर है कहीं, ये है, इनको कितना मार्क्स मिला होता, 50 मार्क्स। तो जरा लिख लेते हैं स्टेटमेंट, है ना। इफ़ फॉर ईच करेक्ट आंसर, फॉर ईच करेक्ट आंसर marks, if for each correct answer marks obtained equal to क्या हो, 4 मार्क्स मिले। एंड for each wrong answer marks deducted for each wrong answer deducted marks equal to 2, है ना। कि अगर इन इफ फॉर ईच करेक्ट आंसर मार्क्स ऑब्टेन 4 हो, और फॉर ईच रॉन्ग आंसर डिडक्टिंग मार्क्स इक्वल टू 2 हो, है ना, तब क्या होता है, उसको 50 मार्क्स मिलता है। अब मुझे बताओ उसने सही कितने करे हैं, 4, है ना। और कितने सही करे हैं, x सही करे हैं। अगर उसने x क्वेश्चन सही करे हैं और एक के लिए 4 मार्क्स मिलता है, एक अगर सही करते हो तो 4 मार्क्स मिलता है, तो x के लिए कितना मिला, 4x मिला। उसने y गलत क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका गलत आंसर करा, y ऐसे क्वेश्चन हैं जिसका आंसर उसने गलत करा, और एक क्वेश्चन गलत करने पर कितने मार्क्स कटते हैं, 2। तो y गलत करने पर कितना कटेगा, 2y, है ना। ये कट रहा ना, तो माइनस नहीं करोगे इसमें से, ये आपको प्राप्त हो रहा और ये उसमें से डिडक्ट हो रहा, तो कितना हुआ ये 50, कितना हुआ 50। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम सॉल्व कर देंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से क्या होगा, सॉल्व करने से हमारा x + x मिल जाएगा और y मिल जाएगा, और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें टोटल क्वेश्चन मिल जाएगा कि कितने थे, है ना। चलिए यहाँ लिखें, दिख रहा नीचे आपको, देख लें ज़रा, हाँ दिख रहा है, यहाँ लिखो। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को हमें सॉल्व करना है। तो 1 क्या है बताओ, 3x - y = 40, और दूसरा ये 1 है ना, और दूसरा क्या है 4x - 2y = 50, ये 4 है। इक्वेशन नंबर 2 क्लियर है ये, चलिए बढ़िया होना चाहिए ना, क्लियर है, ओके। आप समझिए ज़रा, हमें इसको, मैं चाह रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड से करें, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप y को इक्वल कर लो। यहाँ 2 है ना, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो क्या हो जाएगा इससे, देखो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इक्वेशन 1 जो हो जाएगा ना, हो जाएगा इस पूरे इक्वेशन 1 में मैंने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो 2 × 3 = 6x - 2y - 2y = 2 1 जा नहीं, 2 की मल्टीप्लाई 40 के साथ करनी है ना, तो 2 की मल्टीप्लाई 40 के साथ करोगे कितना आएगा 80, और ये क्या हो जाएगा 4x - 2y = 50 = 50। अब साइन चेंज करो,
ये माइनस का था प्लस, ये प्लस का है माइनस, ये प्लस का है माइनस, है ना। ये माइनस, ये प्लस का था तो माइनस, ये माइनस का था तो प्लस, और ये प्लस का था माइनस। अब इसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया। 2x में से 4x गया, कितना बचा 2x इक्वल टू 80 में से 50 को माइनस करो, कितना आएगा 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30/2 मतलब 15। x कितना आ गया 15, कितना आ गया 15, ठीक। x की वैल्यू कितनी आ गई 15, मतलब सही आंसर्स कितने करे हैं, सही क्वेश्चंस कितने करे हैं 15। अब यहाँ एक काम करो, x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखो, यहाँ लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ना x की प्लेस पे क्या रखो 15, तो इक्वेशन 1 आपका ये है। तो देखो 3 ऐसे रखो, x की प्लेस पे मैंने क्या रखा 15 माइनस वाई इक्वल टू 40। 3 15 जा मतलब 15 3 जा 45 माइनस का y इक्वल टू 40, 45 को इधर भेजो तो माइनस वाई इक्वल टू 40 माइनस का 45, है ना। तो देखो 40 में से 45 माइनस तो होना नहीं है, तो 45 में से 40 को माइनस करो 5 आएगा, और साइन किसका लो माइनस का, क्योंकि माइनस ज़्यादा है, और माइनस वाई, माइनस से माइनस काट दो, वाई कितना आ गया बताओ 5, है ना। तो आगे क्या लिखोगे स्टेटमेंट में, है ना। हैंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड राइट बाय यस या आंसर्ड करेक्ट बाय यस इक्वल टू 15, है ना। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड या आंसर्ड, है ना, इनकरेक्ट या रॉन्ग बाय यस इक्वल टू 5, है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा ना, और है ना, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। यहाँ आपको दिख नहीं रहा ना, चलो यहाँ लिख दूँ मैं, y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ नीचे देखो ना, माइनस माइनस कट गया तो क्या बच गया आपके पास 5 नहीं बच गया, देखो बच गया आपके पास 5 बचा ना। देखो अगर आप माइनस वाई से माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5 है ना, माइनस से माइनस काट दो, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। y की वैल्यू कहाँ आ जाएगी, यहाँ दिख नहीं रहा आपको, यहाँ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, है ना। तो y कितना आ गया 5 और ये कितना आ गया 15। स्टेटमेंट में ये नीचे लिख देना आप, ठीक है। चलिए 4th क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों 4th क्वेश्चन देखते हैं, है ना। ऊपर लिखा हुआ पढ़िए, मैं समझाता हूँ आपको। Places A and B are 100 km apart on a highway. One car starts from A and another from B at same time. If the car travel in same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speed of 2 cars? Okay. देखिए हाईवे है, सपोज कि हाईवे है यहाँ, है ना। हाईवे के एक पॉइंट से, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट ये है ना। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है 100 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पे एक कार है और यहाँ पे एक कार है, दोनों जब सेम डायरेक्शन में चलती हैं, वो सेम डायरेक्शन इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, मैंने इधर कंसिडर किया। जब दोनों कार, एक कार यहाँ से और एक कार यहाँ से सेम टाइम पे एक ही समय पे एक तरफ चलती है, एक और चलती हैं, तो 5 आवर्स में मिल जाती हैं, 5 घंटे बाद वो मिल जाती हैं, ठीक। और जब वही कार इन दोनों पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो 1 घंटे में मिल जाती हैं। समझ रहे हो बात, ये दो कार एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर स्थित हैं, ठीक है। जब दोनों एक समय पे, एक ही समय पे, ये वाली कार और ये वाली कार दोनों जो स्टार्ट हो रही है ना, एक ही समय पे स्टार्ट हो रही हैं, तो 5 आवर्स में मिल जा रही हैं। और जब दोनों एक डायरेक्शन में चलती हैं, है ना, एक और चलती हैं, तो कितने 1 घंटे में मिल जाती हैं, है ना। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ भाई, जो यहाँ से कार स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड कितनी है और जो यहाँ से कार स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड कितनी है, ठीक। चलिए ये क्वेश्चन है हमारा और हमें बताना है दोनों कारों की स्पीड कितनी है, ठीक है। चलिए देखिए इसको करना कैसे, हमें यहाँ बोलना है आपको सॉल्यूशन में क्या बोलना है आपको, सॉल्यूशन में बोलना है लेट स्पीड ऑफ कार which was started from point A equal to x kilometer per hour, let the speed of car which was started from point A is equal to x kilometer per hour। जो कार पॉइंट ए से स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड मैंने कितनी मान ली, x किलोमीटर पर आवर, है ना। एंड स्पीड
ऑफ कार विच वॉज started from पॉइंट बी इक्वल टू वाई किलोमीटर, है ना। जो कार ए से स्टार्ट हो रही है, पॉइंट ए से स्टार्ट हो रही थी, उसकी स्पीड मैंने एक्स मान लिया। जो कार बी से स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड मैंने क्या मान लिया, वाई किलोमीटर पर आवर, है ना। कंडीशन 1 यहाँ लिखोगे आप, कंडीशन 1। कंडीशन 1 में क्या कह रहा है आपसे, कंडीशन 1 है व्हेन बोथ कार्स आर when both cars are traveling in same direction, जब दोनों कार एक ही डायरेक्शन में चले, ठीक है, मैंने दोनों का स्पीड मान लिया, है ना। लेट स्पीड ऑफ कार विच वाज स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए इक्वल टू लेट स्पीड ऑफ कार विच इज स्टार्टेड फ्रॉम, विच वाज वो भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, एंड स्पीड ऑफ कार विच वाज स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट बी इक्स वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये मैंने मान लिया ना कि जो कार ए से स्टार्ट हो रही है ना, जो कार ए से स्टार्ट हो रही है यहाँ से, उसकी स्पीड कितनी मान ली एक्स, और जो कार बी से स्टार्ट हो रही है, कहाँ से, बी से स्टार्ट हो रही है, उसकी स्पीड मैंने कितनी मान ली, वाई किलोमीटर पर आवर, है ना। ये इसकी इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 100, कितनी डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर, है ना। एक कार यहाँ से स्टार्ट हो रही है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक कार यहाँ से स्टार्ट हो रही है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। और सपोज करो यहाँ आती है, कहाँ आती है, यहाँ पे आके दोनों कार जो होती मिल जाती हैं, कहाँ पे आकर, पॉइंट P पर। व्हेन बोथ कार आर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन दे, यहाँ लिख दोगे, दे मीट each other at point P। जब दोनों कारें सेम डायरेक्शन में चल रही है, ए भी इधर ही चल रही है और बी कार भी इधर ही चल रही है, तो कहाँ पे मिल रही है, P पॉइंट पे मिल जाती हैं। कितना पॉइंट पे मिल जाती हैं, P पॉइंट पे। अब मुझे बताओ, जब कार यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पहुँची तो डिस्टेंस कितना कवर करा, है ना, कितना डिस्टेंस कवर करा, ये हमसे मैं जानना चाह रहा था आपसे कि जो कार ए से स्टार्ट होती है और पी तक पहुंचती है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, बताओ, लिखो यहाँ पे। हाँ ठीक है, कंडीशन 1 है हमारा, कंडीशन 1 है व्हेन, है ना, ठीक है। यहाँ लिखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार which was started from पॉइंट ए, है ना। डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार विच वॉज स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए कितना है, AP है कि नहीं है। जो कार यहाँ से यहाँ चली उसकी ने डिस्टेंस कितना कवर करा, AP डिस्टेंस नहीं कवर करा। और AP को मैं क्या लिख सकता हूँ, AB प्लस BP, और AB कितना है 100, AB कितना है 100 प्लस BP, बोलो। डिस्टेंस कवर बाय कार विच वॉज स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए इक्वल टू AP। जो कार यहाँ से यहाँ तक चली तो AP डिस्टेंस कवर करा, या AB प्लस BP डिस्टेंस कवर करा, और AB कितना है 100 और BP को मैंने BP रखा, इस तरह से, है ना, इस तरह से लिख दो किलोमीटर। क्लियर है, बताओ, ऐसा है ना। हमें पता है यूजिंग फॉर्मूला डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, कि भाई ये जो स्पीड होता है ना, यूनिफॉर्म स्पीड जो होता है वो होता है
डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से डिस्टेंस क्या आ जाएगा, टी को इधर भेज दो तो स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, वही लिखा मैंने वहाँ, देखो कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। जो कार ए है जो यहाँ से यहाँ गई तो उसने कितना डिस्टेंस कवर करा, 100 प्लस बीपी, करा है नहीं करा बताओ, कोई दिक्कत है तो बोलो। बिल्कुल। और इसका स्पीड कितना है, हमने माना हुआ है स्पीड कितना है x है, और टाइम कितना है 5 है। कितना टाइम है 5। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होता है, हमें ये प्राप्त होता है कि 100 प्लस बीपी इक्वल टू 5x। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 है ना। आगे लिखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार which was started है ना, started from point B। एक कार यहाँ से स्टार्ट हुई ना और यहाँ पे जाके मिलती है किससे, यहाँ से जो कार स्टार्ट हो रही है उससे, है ना। एक कार यहाँ से यहाँ गई, उसके लिए हमने इक्वेशन बना दिया। एक कार B है, यहाँ पे एक कार है और यहाँ से यहाँ गई, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर करा बताओ, बीपी डिस्टेंस कवर करा है नहीं करा, सिर्फ बीपी डिस्टेंस कवर करा उसने, सिर्फ और सिर्फ बीपी। चलिए फॉर्मूला लगाइए, देन क्या, डिस्टेंस इक्वल टू क्या, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है बीपी, क्योंकि कार यहाँ से यहाँ आई तो बीपी। स्पीड कितना है जी, स्पीड हमने y माना है तो y इनटू टाइम कितना है 5, तो बीपी कितना है यहाँ से आ गया 5y। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से जो हमने लिखा उसको एक बार समझ लेते हैं, है ना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, समझ लेते हैं ज़रा। सबसे पहले क्वेश्चन था, है ना, कि दो कारें हैं जो एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, ठीक, 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। जब वो दोनों एक डायरेक्शन में चलती हैं तो 5 घंटे में मिल जाती हैं, एक ही समय पे चलना शुरू करती हैं, ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई, है ना। और दूसरा कंडीशन ये था कि जब एक दोनों की ओर चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, एक दूसरे की ओर आ रही है, इस तरह से एक दूसरे की ओर आ रही है, तो 1 घंटे में मिल जाती है। मैंने कंडीशन 1 लिया यहाँ पे और मैंने लिखा कि जब दोनों कारें एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, मतलब यहाँ पे जो कार है वो भी इसी डायरेक्शन में चल रही है और यहाँ पे जो कार है वो भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, तो दोनों 5 घंटे में मिल रही हैं, ये हमसे बोला गया है। यहाँ से जो कार चल रही है उसकी स्पीड मैंने x किलोमीटर पर आवर माना और यहाँ से जो कार चल रही है उसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर माना, ठीक है। अब मैंने बोला कि कंडीशन 1 है ना, जब एक डायरेक्शन में चल रही है और एक डायरेक्शन में जब चल रही हैं तो यहाँ से चलना शुरू किया इसने और यहाँ पे एक कार है उसने भी इधर ही चलना शुरू किया। मैंने माना कि P पॉइंट पे मिल गई, कोई P पॉइंट है रोड पे, उस रास्ते पे, हाईवे पे, जहाँ पे दोनों की दोनों कारें मिल जा रही हैं, वो P पॉइंट है। तो जब यहाँ पे मिलती हैं दोनों, तो यहाँ से जो कार यहाँ से चली और यहाँ पहुँची, उसने कितना डिस्टेंस कवर करा भाई, AP, देखो ना, यहाँ से जो यहाँ चली उसने यहाँ AP डिस्टेंस से तो कवर करा। जो कार यहाँ से यहाँ तक आई तो उसने कितना डिस्टेंस कवर करा, AP, और AP को मैं क्या लिख सकता हूँ, AB प्लस BP, और AB हमारे पास गिवन है कितना 100, BP हमें नहीं पता, BP को BP रखा। उसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला आता है ना, छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आए हैं, वो होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। जो कार यहाँ से यहाँ चली उसके लिए डिस्टेंस कितना है, ये है, मैंने रख दिया। स्पीड उसकी कितनी मानी हमने ऑलरेडी, देखो जो कार यहाँ से चल रही है उसकी स्पीड हमने x मान रखा, देखो लेट द स्पीड ऑफ कार विच वाज स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट A इक्वल टू x। तो इसकी स्पीड जो यहाँ से कार चल रही है उसकी स्पीड हमने कितना माना हुआ है, x, और जब यहाँ से यहाँ आई कितना समय है, 5 आवर्स, 5 लिख दिया मैंने, और जब 5 की मल्टीप्लाई x के साथ करोगे 5x, 100 प्लस BP इक्वल टू 5x, ठीक है। और दूसरी जो कार है जो यहाँ से यहाँ चल रही है तो उसकी स्पीड कितनी है y, और यहाँ से यहाँ चली तो डिस्टेंस भी कितना हो गया BP, और समय इसके लिए भी कितना है 5 आवर। तो मैंने फॉर्मूला लगाया, क्या लिखा, डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार विच वाज स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट B कितना है, BP है। जब यहाँ से यहाँ आई तो डिस्टेंस कितना है, BP है, देखो लिखा हुआ है। देन डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ऑलरेडी हमें पता है। डिस्टेंस कितना है,
बीपी है, लिख दिया मैंने। स्पीड इसका माना हुआ हमने वाई लिख दिया, और टाइम कितना है 5 आवर। अभी इस क्वेश्चन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखो। यहाँ पे बीपी है ना, यहाँ पे बीपी है, यहाँ बीपी किसके इक्वल है 5y के, है ना। तो ये दोनों आपस में बराबर है, मतलब बीपी जितना, ये जो डिस्टेंस है ना ये, वो किसके इक्वल है 5y के इक्वल है। ये वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा, मैं लिखूंगा ऐसे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ BP इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ना BP की जगह पे मैं क्या रख दूंगा 5y, तो देखो क्या हो जाएगा 100 ऐसे रहेगा, प्लस BP की जगह पे क्या रख दूंगा 5y इक्वल टू 5x। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, एकदम बढ़िया है। 5y को मैं इधर भेज दूंगा, तो मेरे पास प्राप्त होता है कि 100 इक्वल टू 5x माइनस 5y, है ना। इसको इधर भेज के माइनस भेज दिया। अब देखो इसमें 5 कॉमन है ना, 5 हम कॉमन ले लेंगे, है ना। यहाँ देखो कैसे, यहाँ है ना, इन दोनों में देखो ना, यहाँ पे 5 कॉमन है ना, तो मैं 100 को बाद में लिखता हूँ, 100 को मैं बाद में लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको मैं पहले लिख दूंगा। एक चीज़ समझो, यहाँ पे मैंने क्या करा, देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा इक्वेशन को मैंने आगे लिख दिया और इसको मैंने इधर लिखा। मैंने इसको उधर नहीं भेजा, मतलब इसको उठा के इधर नहीं भेजा, है ना, और ना ही मैंने इस पूरे को आगे लिख दिया और इस पूरे को इधर लिख दिया, बस। कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। जब आप इस पूरे को उठाकर उधर लिखते हो और इस पूरे को उठाकर आप इधर लिखते हो, तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है 5, तो 5 कॉमन ले लो, ऐसा नहीं हो जाएगा। यहाँ 5 कॉमन लोगे, यहाँ से भी 5 कॉमन लोगे, तो क्या बचेगा x माइनस वाई इक्वल टू 100, और यहाँ से हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 100, और ये अपॉन में आ जाएगा, कितना हो गया 20, तो x माइनस वाई इक्वल टू 20। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, नहीं इक्वेशन नंबर 3, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ये सिचुएशन 1 था, कंडीशन 1 था, जब कारें दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही थी, कि ये सपोज करो एक कार है, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, और दूसरी कार है ना, जो दूसरी वाली कार है ये ऐसे आगे जा रही है और ये भी आगे जा रही है, ये कंडीशन था। अब दूसरा कंडीशन क्या आएगा, जब जो बी पे है वो कार और जो बी पे है वो कार और जो ए पे है वो कार, दोनों सेम ही डायरेक्शन में आएंगे इस तरह से, ठीक है, वो कंडीशन। तो इसको मिटाना पड़ेगा। इक्वेशन में लिख लेता हूँ नीचे x माइनस वाई इक्वल टू 20, ये इक्वेशन नंबर 3 है ना। इक्वेशन नंबर 3 हमें प्राप्त हो गया। अब सेकंड कंडीशन ये आपको उतार लेना है ना, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन हम बनाएंगे, देखो इसके बाद ये जो मैं मिटा रहा हूँ, इसके बाद आगे करते हैं। देखो आगे क्या करना है, हमें कंडीशन 2 लिखना है। अब हमें कंडीशन 2, कौन सा कंडीशन, कंडीशन 2। देखो कंडीशन 2 क्या है, कंडीशन 2 ये है, 2 ऐसे लिखा करो बेहतर लगता है। कंडीशन 2, when cars are traveling in same direction, in opposite direction, जब है ना, जब दोनों कारें अपोजिट डायरेक्शन में आने लगे, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट ए है ना, यहाँ बना देता हूँ, पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये ए है और ये बी है, इसके बीच के डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर। जब ये वाली कार भी इधर आए और ये वाली कार भी इधर ही आए, है ना, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है 100 है ना, 100 किलोमीटर है ना। जब ये वाली कार भी इधर आए और ये वाली कार भी इधर आए, तब क्या होगा, तब ये होगा कि दोनों जो है 1 घंटे में मिल जा रही हैं, दोनों 1 घंटे में मिल जाती हैं। तो सपोज करो कि ये वाली जो कार है ना, वो सपोज करो दोनों कार आके यहाँ पे मिल जाती हैं, किस पे, पॉइंट सी बोल दो इसको, पॉइंट सी बोलो इसको, समझो बात मैं क्या कह रहा हूँ। एक कार यहाँ पे थी और एक कार यहाँ पे थी, ठीक, इधर से एक कार चली और इधर से भी वो एक कार चली, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जब कार चलती हैं तो 1 घंटे में मिलती हैं, है ना। अब मैंने बोला कि जब इधर आ रही हैं और एक दूसरे से मिल रही हैं, तो मैंने मान लिया इस रास्ते पे एक पॉइंट मान लिया मैंने, उस पॉइंट को मैंने बोल दिया सी, और मैंने बोला कि इस पॉइंट पे दोनों कार मिल रही हैं, कहाँ पे, सी पे। अब मैं बोलूँ, अगर मैं बोलूँ कि, है ना, अगर मैं बोलूँ क्या कि यहाँ पे लिख दिया मैंने, व्हेन कार आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन,
लेट दे मीट ईच अदर, दे मीट ईच अदर एट पॉइंट सी। दोनों जो कार हैं एक दूसरे से कहाँ पे मिल जा रही हैं, पॉइंट सी पे मिल जा रही हैं। क्लियर है, कहाँ पे मिल रही है, पॉइंट सी पे मिल रही हैं। अब आगे समझो, जब दोनों पॉइंट सी पे मिल रही हैं, जब दोनों कारें पॉइंट सी पे मिल रही हैं, तब इससे क्या हो रहा, तो अगर है ना लेट दे मीट, है ना, इस पे मिल रही है, यहाँ लिखो आगे एंड लिख लो, अब फिर ऐसे मत लिखो, है ना, सी पे मिलती हैं, यहाँ पे लिखो ठीक है, इतना ही रहने दो, है ना। व्हेन कार आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन दे मीट ईच अदर एट पॉइंट सी, जब दोनों कार एक दूसरे की ओर आ रही है तो पॉइंट सी पे मिल जा रही है, बस। ठीक है, अब एक काम करो, यहाँ लिखो फोर द कार which was started for the car which was started from A, पॉइंट A, जो पॉइंट A से जो कार स्टार्ट हो रही है उसके लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, ये तो होगा स्पीड इंटू टाइम। और हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो कार चल रही है किस स्पीड, यहाँ से जो कार चल रही है किस स्पीड से चल रही है, एक्स के स्पीड चल रही है, नहीं डिस्टेंस की बात हो रही ना। हाँ, यहाँ डिस्टेंस क्या आएगा, AC आएगा ना। जो कार यहाँ से यहाँ आई तो उसने कितना डिस्टेंस कवर करा, AC करा नहीं करा कवर उसने, AC। और स्पीड कितनी है उसकी, स्पीड है x, और समय कितना है, कितना समय पे मिलती है, जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो एक दूसरे से कितने समय पे मिल रही है, 1 घंटे में, तो 1। तो AC इक्वल टू किसके आ गया, x के इक्वल आ गया, है ना। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि ऑलरेडी हमने 3 बोल रखा है ना, 3 ऑलरेडी हमने बोल रखा है। अच्छा, यहाँ लिखो फॉर द कार विच वॉज स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट B, जो कार B के डायरेक्शन से स्टार्ट हो, यहाँ से जो स्टार्ट हो रही है उसके लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा बताओ। डिस्टेंस मुझे लगता हो जाएगा स्पीड इक्वल टू टाइम हो जाएगा, है ना, स्पीड इक्वल टू टाइम हो जाएगा। और डिस्टेंस कितना है, देखो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ आई ना, तो कितना डिस्टेंस हुआ, BC इक्वल टू स्पीड कितना है उसका, स्पीड है y, जो B से स्टार्ट हो रही है उसका स्पीड कितना है y, और टाइम है 1, टाइम कितना है 1। क्लियर है कि नहीं है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हमें करना क्या है, BC इक्वल टू हमारे पास यहाँ से आया y। मुझे बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, AC है, और ये पूरा का पूरा क्या है, 100 है। समझो मेरी बात कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, AC है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 100 है। तो क्या मैं BC को ऐसे नहीं लिख सकता, 100 माइनस AC। अरे भाई, इस पूरे डिस्टेंस में से AC को हटा दूंगा, माइनस कर दूंगा, किस में से, 100 में से, तो मेरे पास BC तो बचेगा। तो मैं BC को क्या लिख सकता हूँ, 100 माइनस AC। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, और ये डिस्टेंस है AC। इस पूरे डिस्टेंस में से मैं AC को माइनस करूँगा तो मेरे पास BC तो बचेगा। तो मैं BC डिस्टेंस को लिख सकता हूँ 100 माइनस का AC इक्वल टू का y, है ना। अब ये AC की वैल्यू हमारे पास कितना है, x है ना। AC की वैल्यू हमारे पास x है कि नहीं है, मैं यहाँ रख दूंगा, क्या लिखूँ, मैं लिखूँगा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x या फिर AC in above equation from equation 4। इक्वेशन 4 से जो AC की वैल्यू आई है ना, इस वाले इक्वेशन में रख देंगे हम। तो देखो क्या हो गया, 100 माइनस का AC की जगह पे क्या रख दो, x इक्वल टू y, और y x को भेज दो इधर, तो 100 इक्वल टू x प्लस y, है ना। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 5।
ठीक है। ये जो इक्वेशन आया x + y = 100, और हमने ऑलरेडी एक इक्वेशन बनाया हुआ था। कौन सा इक्वेशन बताओ? जो x और y में बना था सिर्फ, वो था, वो क्या था? यहाँ लिखता हूँ रफ में, x - y = 20, है ना। इक्वेशन नंबर कौन सा था? आपने अगर नोट किया होगा, स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो इक्वेशन नंबर ये था। अब हमें क्या करना है, इस वाले इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। उसके लिए मुझे मिटाना पड़ेगा, है ना। इसके लिए मैं मिटा देता हूँ, पूरा मिटाता हूँ इस बार, है ना। मुझे दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने की ज़रूरत है बस। है ना, ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 जो है वो क्या है? x - y = 20, और दूसरी इक्वेशन क्या थी? x + y = 100। ये तो था इक्वेशन नंबर 3, ये था इक्वेशन नंबर 3 था। और इक्वेशन नंबर 5 कौन सा था? ये था। इन दोनों को हमें सॉल्व कर देना है, इन दोनों इक्वेशंस को हमें क्या करना है? सॉल्व कर देना है। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, ये कैंसिल आउट हो गया, x और x कितना हो गया? 2x = 100 + 20 120। x की वैल्यू निकालो 120/2, 2 से इसको कैंसिल आउट करो 60, तो है ना, तो ये हो गया 60, है ना। और पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, यहाँ लिख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में x की प्लेस पे, या फिर, है ना, इक्वेशन x हम किस में रख रहे हैं? थर्ड में रख रहे हैं ना, रख दो। इक्वेशन थर्ड में x की प्लेस पे 60 रखो, तो 60 - y = 20, क्लियर। माइनस y यहीं रखो, 60 को भेजो इधर, तो 20 - 60 कितना आएगा? माइनस का 40 आएगा, और माइनस का y, है ना। 20 में से 60 तो माइनस होगा नहीं ना, तो 60 में से 20 को माइनस करो, -40, माइनस से माइनस काट दो, y की वैल्यू कितनी आ गई? 40। यहाँ स्टेटमेंट लिख दो। स्टेटमेंट में क्या लिखोगे? स्पीड ऑफ कार, है ना, लिखोगे ना, स्पीड ऑफ कार which was started from point A, speed of car which was started from point A equal to कितना था? x था ना, x कितना है? 60 km/h, 60 km/h। और स्पीड ऑफ कार which was started from point B equal to कितना था भाई? 40 km/h, है ना। ये हमने, हमारा आंसर आ गया, है ना। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट और इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, द एरिया इज इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, ओके। तो आपसे ये कह रहा कि एक रेक्टेंगल है ना, एक रेक्टेंगल है। मैं यहाँ बनाऊँ रेक्टेंगल? चलो यहाँ बनाता हूँ, यहाँ बनाते हैं एक रेक्टेंगल ठीक ठाक सा, है ना, ऐसे बना देते हैं। लग रहा होगा ना आपको रेक्टेंगल? हाँ, थोड़ा यहाँ नीचे, कोई बात है ना, रेक्टेंगल है, मान लेना आप रेक्टेंगल है। हमने इसको बोल दिया ये लेंथ है ना, ये लेंथ है, इसको मैंने बोल दिया x, ठीक। और ये जो ब्रेथ है इसको मैंने मान लिया y, ठीक है ना। यहाँ बोलूँगा मैं लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, है ना, इक्वल टू x यूनिट। इन्होंने यूनिट बोला है तो हम भी यूनिट बोलेंगे, x यूनिट, है ना, कोमा ब्रेथ मतलब चौड़ाई, है ना, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू y यूनिट। कितना? y यूनिट। एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई है x और चौड़ाई है y। क्लियर? इसमें मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत होना चाहिए, किसी को भी नहीं होना चाहिए, है ना, ठीक है ना, ओके। अब क्या कह रहा, अच्छा एरिया बता दो। अगर लेंथ
लेंथ अगर x है और ब्रेथ अगर y है तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताओ कितना होगा, वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, तो कितना हो जाएगा x इंटू वाई मतलब एक्स वाई, ये तो होगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन आपसे ये कह रहा कि जब हम इस लेंथ की लंबाई को 5 यूनिट माइनस कर देते हैं, मतलब इस लेंथ की लंबाई को 5 माइनस करो, कम कर दो, और चौड़ाई को 3 बढ़ा दो, मतलब इस लंबाई को कम कर दो, ये जो लंबाई है ना इसकी रेक्टेंगल की, इसकी लंबाई को 5 यूनिट नहीं, हाँ 5 यूनिट कम करो और चौड़ाई को 3 यूनिट बढ़ा दो, तो एरिया कम हो जाता है, एरिया क्या होता है, कम हो जाता है। और कितना कम हो जाता है, 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। कि जब हम when according to question when length is reduced when length is reduced by 5 unit and breadth is increased है ना, increased by 3 units, area reduced by 9 square यूनिट। ये तो कह रहा कि जब आप 5 यूनिट्स रिड्यूस करो किसका, लेंथ का, है ना, 5 यूनिट रिड्यूस करो लेंथ का और इंक्रीज करो 3 यूनिट ब्रेथ का, चौड़ाई का, तो एरिया कितना कम हो जा रहा है, 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो जा रहा है ना। और इसका मतलब और क्या हुआ, या फिर ऐसे लिख लो, है ना, अगर हम लेंथ अगर रिड्यूस कर दे कितना 5, देन लेंथ विल बी, लेंथ कितनी हो जाएगी, अगर हम 5 कम कर दें, पहले कितना था x था, अब लेंथ को हम 5 कम कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, x माइनस 5 होगा, लेंथ कितना हो जाएगा, एंड लेंथ विल बी दिस एंड ब्रेथ विल बी, देखो हमने लेंथ को कम करा 5 और इसको हमने 3 बढ़ाना है, 3 बढ़ा दिया तो ब्रेथ तो यही तो हो जाएगी, है ना। ठीक है, पहले हमारा रेक्टेंगल था, x इसकी लंबाई ये थी, x थी, और चौड़ाई हमारे पास y थी, है ना, और एरिया हमारे पास क्या था, xy था। अब क्या कह रहा कि इसको लंबाई को 5 कम कर दो, कम करा तो ये होगा लेंथ, है ना, और चौड़ाई ये बढ़ा दो, तो नया जो रेक्टेंगल बनेगा, एक तरह से जो नया रेक्टेंगल बनेगा वो किस तरह का बनेगा, जो नया रेक्टेंगल बनेगा वो उसकी लंबाई कितनी होगी, x माइनस 5 यूनिट, और इसकी चौड़ाई कितनी होगी, y प्लस 3 यूनिट। हो जाएगी नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, देन एरिया विल बी कितना हो जाएगा एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया, देन एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इक्वल टू लिख लो, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। ठीक है, डी लगा देना, लेंथ कितना है x माइनस 5 और ब्रेथ कितना है y प्लस 3, ये होगा नहीं होगा। अच्छा एरिया ये हो जाएगा नया, है ना, नया एरिया ये हो जाएगा ना। अब पहले एरिया ये था, अब ये एरिया ये हो गया, है ना। नाउ पहले एरिया कितना था, ये था, नया वाला एरिया कितना है, ये आया, बिल्कुल आया। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये दोनों कंडीशन ठीक है कि जो पहले एरिया था और अब जो एरिया है वो सही है,
बराबर है? नहीं है बराबर। क्यों? क्योंकि ये जो नया एरिया प्राप्त हुआ वो पुराने वाले से 9 कम है। कौन कम है? ये कम है, तो इसमें 9 प्लस कर दूंगा, 9 यूनिट। देखो ये पुराना वाला एरिया था एक्स वाई, इस वाले रेक्टेंगल का, और जब हमने इसके डायमेंशन को कम करा इसके, और इसको मैंने बढ़ा दिया, तो यहाँ पे एरिया हमारे पास ये आया। और ये जो एरिया है ना कम है, ये एरिया कम है और ये ज़्यादा है, तो दोनों को बराबर नहीं लिख नहीं सकते। तो बराबर लिख नहीं सकते तो इक्वेशन भी नहीं बन सकता है, लेकिन हमें बराबर लिखना है क्योंकि इक्वेशन बनाना है। तो ये जो है ज़्यादा है और ये कम है। कितना कम है? 9 कम है ना। देखो ना, एरिया विल रिड्यूस बाई 9 स्क्वायर यूनिट। ये 9 कम हो गया, तो जब ये 9 कम हो गया तो 9 प्लस कर दिया, दोनों बराबर हो गए। अब इसको सिंप्लीफाई करो। एक्स वाई इक्वल टू एक्स की मल्टीप्लाई वाई के साथ करो एक्स वाई, एक्स की मल्टीप्लाई, देखो ना अब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना, तो इस x की मल्टीप्लाई y के साथ करा एक्स वाई, और इस x की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे 3x, 5 की मल्टीप्लाई y के साथ करोगे माइनस का 5y, और 5 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे माइनस का 15 प्लस का 9। देखो एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, तो यहाँ क्या बचा? 0 है ना। और यहाँ पे क्या बचा? 3x माइनस 5y, और ये दोनों कितना बना लेंगे बताओ? ये माइनस का है प्लस का है, माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस का 6 है ना, और -6 को उधर भेज दो, है ना, तो क्या हो जाएगा? 3x माइनस 5y, ये उधर जाके क्या हो जाएगा? इक्वल टू 6। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहा था क्वेश्चन हमसे? आगे हमसे ये कह रहा था कि अगर, आगे देखो इक्वेशन नंबर 1 हो गया ना हमारा। आगे हमसे ये कह रहा था, हाँ आपको ये यहाँ से दिखाई नहीं है, चलिए यहाँ से आगे आपको बताते हैं। ये कैंसिल आउट हुआ समझ में आया आपको? ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा? देखो यहाँ पे तो 0 बचा, और यहाँ पे क्या बचा? 3x, यहाँ पे माइनस का y 5y, और ये दोनों कितना बनाएंगे बताओ ना? देखो ये प्लस का है और माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 15 में से 9 गया 6, और साइन किसका लोगे? माइनस का, है ना। और 6 को इधर भेजो, तो 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा? इधर माइनस का है, इधर आके प्लस का, 3x प्लस 5 माइनस 5y। इसको बोलते इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलते इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आपसे कह रहा कि जब इसी एंड, आगे क्या कह रहा आपसे? एंड कि अब उसी रेक्टेंगल में लेंथ को हम इंक्रीज करें, लेंथ को हम 3 यूनिट इंक्रीज करें और ब्रेथ को 5 यूनिट उसको भी इंक्रीज कर दें, तो एरिया इंक्रीज हो जाएगा बाय 67, है ना। अब ये कह रहा क्वेश्चन आपसे कि व्हेन लेंथ एंड ब्रेथ of the rectangle is increased by 3 unit and 2 unit respectively. 3 units and 2 units respectively. अब आपसे ये कह रहा कि जो रेक्टेंगल है ना, ये जो रेक्टेंगल है, इसकी लंबाई को क्या करो? 3 यूनिट बढ़ाओ, और चौड़ाई को 2 यूनिट बढ़ा दो। देन लेंथ कितनी हो जाएगी? जब इसको 3 यूनिट बढ़ाओगे तो लेंथ कितनी हो जाएगी? x प्लस 3 नहीं होगी? और जब ब्रेथ को बढ़ा दोगे तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी? कितना बढ़ा रहे हो? 2, तो ही हो जाएगा, है ना। लेंथ और ये हो जाएगा। कह रहा कि जब लेंथ को आप 3 बढ़ा रहे हो और चौड़ाई को आप 2 बढ़ा रहे हो, तो एरिया इंक्रीज हो रहा है बाय 67, मतलब पहले जितना था ना उससे 67 ज़्यादा हो जा रहा है। तो यहाँ से एरिया निकालोगे, यहाँ से एरिया निकालो, देन एरिया दिख रहा आपको या मिटाऊँ मैं? मिटाना पड़ेगा ना, नहीं दिख रहा होगा आपको। हाँ मिटाते हैं फिर। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, है ना। चलो मिटाते हैं इसको, आगे देखते हैं।
हाँ, आगे कह रहा क्वेश्चन हमसे कि जब हम लंबाई को 3 बढ़ा देते हैं मतलब इतना हो गया, और चौड़ाई को 2 बढ़ा देते हैं मतलब इतना हो गया, तो एरिया बढ़ जाता है कितना? when length is and breadth of rectangle is increased by 3 units and 2 units respectively, है ना, रिस्पेक्टिवली, हाँ है ना, तो देन लंबाई ये हो जाती है, चौड़ाई ये हो जाती है, तो एरिया कितनी हो जाएगी? एरिया कितनी हो जाएगी? एरिया जब लंबाई को आपने 3 बढ़ा दिया और चौड़ाई को 2 बढ़ा दिया तो लेंथ और ब्रेथ ये मिला ना, तो नया ट्रायंगल बना होगा ये इस डायमेंशन का, उसका एरिया कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ कितना है? x+3 और ब्रेथ कितना है? y+2, ऐसा होगा? बिल्कुल होगा। सिंप्लीफाई करो, x की मल्टीप्लाई y के साथ करोगे xy, x की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे 2x, y की मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई y के साथ करोगे 3y, और 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे 6। ये एरिया आया, है ना, ये नया वाला ट्रायंगल का। अब क्वेश्चन क्या कह रहा? बट, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसे लिखो यहाँ सीधा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 67 यूनिट्स। समझ रहे हो बात को, कि जब हमने इस रेक्टेंगल की लंबाई पहले x थी और चौड़ाई जो y थी, इसको हमने 3 बढ़ा दिया लंबाई को और चौड़ाई को 2 बढ़ा दिया, तो इसका एरिया जितना पहले था, अभी कितना था? एरिया कितना था? xy था, अभी मिटाया मैंने, लिखा था इसका एरिया xy था, अब xy से बढ़कर कितना हो जाता? 67। तो ये जो एरिया आया, देन ये जो एरिया आया xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6, ये जो एरिया आया इस डायमेंशन से, वो इस एरिया से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है भाई? इस एरिया से कितना ज़्यादा है? 67। ये इससे 67 ज़्यादा है, तो अगर मैं इधर 67 प्लस कर दूंगा तो दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगी, और मुझे पता है जब इधर जाएगा ये तो ये माइनस का हो जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं इसको सीधा कैंसिल आउट कर दूंगा इस तरह से। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा? मेरे पास बचा कि 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 67, और 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 माइनस का 6, कितना आ जाएगा ये बताओ? 67 में से 6 गया तो 61, 2x प्लस 3y इक्वल टू 61, ये है इक्वेशन नंबर 2। और जब आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर दोगे तो आपके पास प्राप्त हो जाएगा क्या? x और y, मतलब इस रेक्टेंगल का लेंथ प्राप्त हो जाएगा और ब्रेथ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आपने वीडियो देखा उसके लिए आप सभी का धन्यवाद, है ना। अगली वीडियो में मिलते हैं।